मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल विनय फिजिक्स क्लासेज में। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ये बताया था कि ये चार्ज का जो कंसेप्ट है ये शुरुआत कैसे हुई। अभी हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शायद डिफिनीशन तो बताया था इसका, और नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे पूछते हैं। बड़ा कंसेप्चुअल है, बड़ा अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन बताया था कि फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें स्टैटिक चार्ज के प्रॉपर्टीज और उससे होने वाले फेनोमेनन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक चार्ज का मतलब हो गया जो चार्ज रेस्ट में होगा, जो चार्ज रेस्ट में होगा उसके प्रॉपर्टीज और उससे होने वाले फेनोमेनन के बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th में पढ़ना है। एनसीईआरटी के फर्स्ट वॉल्यूम का पहला चैप्टर है। देखिए, कल हम आ गए थे 1750 ईस्वी में पहुंचे हुए थे कि 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया। आज के लेक्चर को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको लेक्चर 1 जरूर देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 जाकर देखिए, फिर लेक्चर 2 आपको समझ में आएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब आपको बीच में कोई भी लेक्चर किसी भी चैप्टर का नहीं छूटेगा। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया था कि चार्ज का नेचर 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब 2 डिफरेंट बॉडी को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें से एक बॉडी पर डेवलप करता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बॉडी पर डेवलप करता है नेगेटिव चार्ज। अब सवाल है कि जब 2 डिफरेंट बॉडी को हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से किस पर डेवलप करेगा प्लस चार्ज और किस पर डेवलप करेगा माइनस चार्ज। तो इसके लिए हमने 12 डिफरेंट मटेरियल का एक लिस्ट बनाया हूं। देखिए, सबसे पहला एक में लिखा हुआ है बिल्ली का खाल, कैट्स स्किन। उसके बाद है फलालेन। उसके बाद है ग्लास यानी कांच, कॉटन। उसके बाद है सिल्क थ्रेड, रेशम के धागा, वुड यानी लकड़ी, मेटल यानी धातु, रबर तो समझते ही है, रेजिन, एम्बर, सल्फर और एमोनाइट। यही 12 डिफरेंट मटेरियल का एक लिस्ट बनाया गया और कहा कि इसमें से जब किसी 2 मटेरियल को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, इसमें से जब 2 डिफरेंट मटेरियल को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें से एक पर डेवलप करेगा प्लस चार्ज और दूसरे पर डेवलप करेगा माइनस चार्ज। बड़ा इजी कंसेप्ट है। किसी 2 मटेरियल को किस पर प्लस चार्ज, तो कह रहा है कि जिसका पोजीशन इस लिस्ट में ऊपर होगा उस पर प्लस चार्ज और जिसका पोजीशन नीचे होगा उस पर माइनस चार्ज। जैसे आप ग्लास को रबिंग कीजिए सिल्क थ्रेड से, ग्लास को रबिंग कीजिए किससे, सिल्क थ्रेड से, तो देखिए लिस्ट में ग्लास ऊपर है और सिल्क थ्रेड नीचे है। तो
ग्लास को सिल्क थ्रेड से रबिंग करने पर ग्लास पर डेवलप करेगा प्लस चार्ज और सिल्क थ्रेड पर डेवलप करेगा माइनस चार्ज। कौन बताया भाई? ये सब बेंजामिन फ्रैंकलिन के कंसेप्ट से आया। अगर आप ग्लास को रबिंग करते हो कैट्स फर से यानी बिल्ली के खाल से, तो कैट से स्किन ऊपर में है यानी इस पर डेवलप करेगा प्लस चार्ज और इस पर डेवलप करेगा माइनस चार्ज। यानी किसी भी दो मटेरियल को जब आपस में रबिंग करेंगे तो जिसका पोजीशन ऊपर में होगा लिस्ट में उस पर डेवलप करेगा प्लस चार्ज और जिसका पोजीशन नीचे होगा उस पर डेवलप करेगा माइनस चार्ज। यह भी बात बताया कि दो बॉडी को आपस में रगड़ने पर एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, लेकिन वैल्यू दोनों पर सेम होगा। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले बॉडी पर डेवलप करेगा उतनी ही मात्रा में निगेटिव चार्ज नीचे वाली बॉडी पर डेवलप करेगा। तो अभी तक का जो हमारा कंसेप्ट था यानी लेक्चर 1 से लेकर अभी तक का, ये था चार्ज के बारे में एंशिएंट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। लेकिन इस चार्ज के बारे में हमारे पास कुछ मॉडर्न थ्योरी है। क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिर बॉडी को जब हम रगड़ते हैं, जब रबिंग करते हैं, तो वह चार्ज क्यों हो जाता है, क्या रीजन है कि बॉडी चार्ज हो जाते हैं। तो इसके लिए आया हमारे पास मॉडर्न थ्योरी। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये लिस्ट जो दिख रहा है, इस लिस्ट के बाद अब हम लोग का अगला टॉपिक है, अभी चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है भाई। मॉडर्न थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। देखिए, अगर हम मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं, चार्ज के बारे में अगर मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको किसी बॉडी को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ध्यान से देखिए, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, किसी भी बॉडी को, किसी भी सब्सटेंस को अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं तो सबसे छोटे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री वाले सर भी आपको बताए होंगे, किसी भी सब्सटेंस को रबिंग करने पर चूंकि वो चार्ज हो जाता है, तो इस चार्ज के कॉज को, कारण को जानने के लिए उसके अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश न करके उसको तोड़ा। तो कहा जब किसी सब्सटेंस को हम तोड़ते हैं तो उसके सबसे छोटे पार्टिकल पर पहुंचे, और उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको कहते क्या है? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। अब सवाल है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का कंपोजिशन क्या है, मतलब एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, एटम की बनावट कैसी होती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया था। आपको केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर पढ़ना है, जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया गया था। इस एटम के बारे में जो सबसे पहला मॉडल दिया गया था और जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन की बात को काफी दिनों तक लोग सही माना, लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट्स आने के बाद उसको रिजेक्ट करके एक दूसरे थ्योरी को अपनाया गया, जे थॉमसन। यानी सबसे एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के बाद है जे थॉमसन। जे थॉमसन के बाद में कुछ कमी थी तो फिर इसको सॉर्ट आउट किया कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में भी कुछ कमी निकल के आई थी तो बाद में आया नील्स बोर। हालांकि कमी नील्स बोर में भी थी, फिर भी नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कमी थी,
लेकिन ज्यादातर बात इनका सही था, इसलिए हम लोग एटम के बारे में जो अधिकांशतः बातें जानते हैं वह नील्स बोर के द्वारा कही गई बात। तो विचार करते हैं कि आखिर नील्स बोर ने क्या क्या कहा था। नील्स बोर का क्या कंसेप्ट था, क्या कहा था नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, ध्यान से सुनिए। कुछ बेसिक बातें हम लोग जान लेते हैं। बोर्स के अनुसार एटम जो है वह 10 टू द पावर -10 मीटर रेडियस, एटम जो होता है वह 10 टू द पावर -10 मीटर रेडियस का एक स्फीयर है, जिसके अंदर 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। An atom is a small sphere of radius 10 to the power -10 meter, consists of 3 different types of fundamental particle, electron, proton and neutron, in which proton and neutron are situated in the central part of atom called nucleus, जिसमें से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह एटम के सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, जिस सेंट्रल पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का जो साइज है वह 10 टू द पावर -15 मीटर रेडियस का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं एग्जैक्ट साइज नहीं है, उसका ऑर्डर है। जैसे फिजिक्स में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं 11th क्लास तो उसमें बताते हैं कि ऑर्डर क्या चीज है। ऑर्डर का मतलब हुआ कि जब हम इसको, जब एटम के साइज को, एटम के रेडियस को लिखते हैं मैथमेटिकली, तो उसमें 10 के पावर -10 मीटर रहेगा, उसके पहले कोई ना कोई टर्म मल्टीप्लाई में होगा। क्योंकि अलग अलग एटम के साइज अलग अलग होंगे, लेकिन अगर किसी भी एटम का साइज लिखेंगे तो उसका ऑर्डर 10 टू द पावर -10 मीटर का ही होगा। सिमिलरली न्यूक्लियस का साइज लिखेंगे तो उसका ऑर्डर 10 टू द पावर -15 मीटर का ही होगा। यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इसको कुछ चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेगा यह डिपेंड करता है किस एटम का न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमने बोल दिया न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह इस न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। देखो, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो बात कर रहा था, इसमें से ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है वह एटम का चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वह न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन जो है वह कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल है। अब चूंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, वो पीछे बहुत सारे थ्योरी मॉडल था उससे स्पष्ट हो गया था। तो इस पर कैसा चार्ज है? तो इस इलेक्ट्रॉन पर है निगेटिव चार्ज और इस प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये बातें आज तक प्रूफ नहीं हो पाई है, ये बातें प्रूफ नहीं हो पाई है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव क्यों कहते हैं। ये कन्वेंशनल वे है, एक परंपरा बनी हुई है जिससे हम लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने प्रूफ नहीं किया है भाई। तो क्या बताए कि एटम के अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहा कि जनरली जब एटम नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब इस एटम के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया हो, मतलब इस एटम को कुछ न दिया गया हो न एटम से कुछ लिया गया हो, वैसे कंडीशन में प्रत्येक एटम के
प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस में जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उसके चारों ओर ऑर्बिट में उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इन नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर ऑलवेज इक्वल। या नॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है R.A. मिल्कन। और R.A. मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। R.A. मिल्कन का एक एक्सपेरिमेंट था, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पर भी उतनी ही मात्रा में चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन पहले से तय है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव नेचर का, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव नेचर का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर दोनों के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर दोनों को क्या है, अपोजिट है। क्योंकि एक एटम के अंदर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, साइन उल्टा है। तो एक एटम के टोटल चार्ज को अगर जोड़ा जाए तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो एटम होते हैं वह न्यूट्रल होता है। क्या होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, एटम जो है न्यूट्रल होता है। लेकिन जब किसी एटम को बाहर से किसी तरह का एनर्जी देते हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में इसका नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाता है। कब भाई, जब एटम को देंगे एनर्जी। और जैसे ही एटम से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। अगर किसी एटम में 10 गो इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है तो एटम न्यूट्रल है। लेकिन अगर एनर्जी देकर एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 ही बचेगी, अब प्रोटॉन 10। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ। जैसे ही यह अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होता है एटम में, एटम बन जाता है चार्ज। अब समझ में आया कि जब 2 डिफरेंट बॉडी को हम आपस में रगड़ते थे तो बॉडी क्यों चार्ज होता था। तो पता चला कि जब 2 डिफरेंट बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो उसके एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से यानी इलेक्ट्रॉन को वह लॉस करता है, और इसी लॉस की वजह से वह बॉडी चार्ज हो जाता है। लेकिन सवाल है कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकला, एटम से निकला, वो कहाँ जाएगा, मोतीझील में? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन का जगह हमेशा एटम में ही होता है। अगर एक एटम से निकला है तो वह किसी दूसरे एटम में जाएगा, और जिस एटम में जाएगा वहां भी अनबैलेंस, असंतुलित स्थिति उत्पन्न करेगा। तो इसको भी चार्ज कर देगा और जिसमें जाएगा उसको भी चार्ज कर देगा। तो इसका मतलब साफ साफ तय हो गया कि जब 2 बॉडी को हम आपस में रगड़ते थे तो शायद एक बॉडी के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता था और दूसरे बॉडी के एटम में प्रवेश कर जाता था। इस वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाता था। आया समझ में? अब हम यहां से बहुत मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन से ये साफ साफ पता चला कि कोई बॉडी चार्ज होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
उसके एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना, चाहे उसके एटम में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना। समझ में आया? अब देखिए, चूंकि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें अधिक संख्या में कौन होगी? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अधिक संख्या में, जैसे मैं बता रहा हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन भी था, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो बचा कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो अभी 10 ही है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 8 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल करेगा, लेकिन 2 प्रोटॉन का चार्ज बचेगा। और भाई एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 प्रोटॉन पर इसका 2 गुना प्लस में, यानी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर डेवलप करेगा नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज डेवलप करेगा? तो जितना लॉस करेगा या गेन करेगा उसको, संख्या को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, ई जो संख्या है इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। तो अगर कोई किसी बॉडी का एटम 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो ऐसे कंडीशन में उस पर चार्ज कितना होगा? तो 10 ई, यानी n इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो n गुने ई। इस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और ये चार्ज प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस कब? जब एटम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, और माइनस में तब जब एटम या बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। आया बात समझ में? आया कि नहीं समझ में? जैसे 2 आदमी अगर झगड़ा करता है तो एक आदमी जीतता है, दूसरा हारता है। ऐसा होता है ना? अगर 2 आदमी के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ, तो उसमें एक आदमी जीतेगा और दूसरा आदमी हारेगा। जो जीता समझिए कि वो एनर्जी गेन किया, और जो हारा वो एनर्जी लॉस किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है भाई कि 2 आदमी का जब मारपीट होता है, झगड़ा लड़ाई होता है, तो उसमें कोई नहीं जीता ना कोई ड्रॉ पर भी तो रुक जाता है। तो बिल्कुल वही चीज, जब 2 डिफरेंट बॉडी को आपस में हम रगड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि चार्ज हो ही जाएगा। जब 2 डिफरेंट बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज हो ही जाएगा। ऐसा भी तो होगा कि उसके एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस